गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इडियम्स की बात करेंगे। ये जो इडियम्स आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए। और इसमें बहुत सारे जो इडियम्स है ना, वो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये इडियम्स क्या होता है, एक बार मैं इसे फिर से मतलब स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इडियम्स जो होता है ना, ये वर्ड का एक फिक्स पेयर होता है। इडियम्स में जो वर्ड होते हैं ना, वो बदलते नहीं है, ठीक है ना। ये फ्रेजल वर्ब से अलग होता है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, उसमें चीज बदलता है। लेकिन इडियम्स में जो चीज होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं। अगर यहाँ आप देखते हैं कि बीट ए हैस्टी रिट्रीट है, तो इसका मतलब है कि बीट के जगह पर इसका और भी सिनोनिम्स अगर होगा तो वो बीट के जगह पर नहीं आएगा। हैस्टी का अगर और भी कोई सिनोनिम्स होगा तो वो हैस्टी के जगह पर नहीं आएगा। यानी कि जो अगर हमें अर्थ कहना है और वो बीट ए हैस्टी रिट्रीट अगर उसे कह रहा है, तो उस चीज को हम बाकी दूसरे शब्दों से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अर्थात इडियम्स में जो वर्ड होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं और उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं ईट हम्बल पाई, जो आपको नजर यहाँ आ रहा है, अब यहाँ ईट के जगह पर ड्रिंक नहीं होगा, हम्बल के जगह पर र्यूड नहीं होगा, पाई के जगह पर कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। तो इडियम्स क्या होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, ए स्टॉर्म इन ए टी कप। अब यहाँ पर मिल्क ग्लास नहीं होगा, टी के साथ कप ही होगा, टी के जगह पर कॉफी नहीं आएगा। तो ये सब जो बातें हैं ये इडियम्स में है। तो इडियम्स हम क्या समझ रहे हैं, इडियम्स जो होते हैं ये वर्ड के फिक्स जोड़े होते हैं, वर्ड के फिक्स कॉम्बिनेशन होते हैं। जो फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, जो बदले नहीं, वो इडियम्स कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आज की इस सेशन में हम बात करते हैं। पहला इडियम हमारा है बीट ए हैस्टी रिट्रीट। देखिए, यदि कोई व्यक्ति बीट ए हैस्टी रिट्रीट करता है तो वो भाग जाता है। मतलब बीट ए हैस्टी रिट्रीट का मतलब होता है भाग जाना। चलिए, हमारा जो फर्स्ट इडियम है वो है बीट ए हैस्टी रिट्रीट। बीट ए हैस्टी रिट्रीट, इसका अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हम क्या लिखेंगे, इसका सिनोनिम्स होगा रन अवे, स्केप। इसका सिनोनिम्स होगा रन अवे, या हम कह सकते स्केप। ठीक है ना, भाग जाना। यदि कोई व्यक्ति बीट हैस्टी रिट्रीट करता है, देखिए यहाँ पर जो हैस्टी है ना, हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ब्रैकेट में करने का मतलब क्या होता है कि हम इसे यूज कर सकते हैं अथवा हम इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हैस्टी कंपल्सरी वर्ड नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर हमने हैस्टी को ब्रैकेट में कर दिया। यदि इंग्लिश में कोई चीज यदि ब्रैकेट में हो तो इसका मतलब ये लेना चाहिए कि हम उसे यूज कर सकते हैं अथवा छोड़ सकते हैं। यूज करना जरूरी की चीज नहीं है। हम केवल इतना भी लिख सकते हैं बीट ए रिट्रीट, इतना भी काफी है। और यदि हम चाहें तो हम लिख सकते हैं बीट ए हैस्टी रिट्रीट। चलिए, अब इस पर एक सेंटेंस देखा जाए, इसके यूज को समझा जाए। चलिए, ये वाक्य क्या कह रहा है, चलिए इसको समझा जाए। कह रहा है क्या, सिंग द पुलिस ही बीट ए हैस्टी रिट्रीट। ठीक है ना, यानी कि पुलिस को देखते ही वो भाग गया। तो बीट का जो पास्ट टेंस होता है वो बीटी होता है। ये वाक्य जो है वो पास्ट टेंस में है, तो बीट का यहाँ पर कोई रूप चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। नेक्स्ट हमारा इडियम कहता है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है कि आप बेकार की बात करते हैं, आप इधर उधर की बातें करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो बीट अबाउट द बुश बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये तो ऐसा इडियम है कि जो कि अगर आप इसकी संख्या अगर पूछेंगे कि ये कितना बार पूछा गया है, तो आप समझिए कि 2.5 अंक ये पूरा कर चुका होगा। ये 10 बार से ज्यादा ये इडियम पूछा गया है किसी भी एग्जाम्स में। ठीक है, एसएससी का हो या वो सीडीएस हो या वो एनडीए हो, चाहे किसी भी एग्जाम्स में ये मोर देन 10 टाइम्स से भी अधिक पूछा गया है। चलिए, तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, इधर उधर की बातें करना, बेकार की बातें करना। चलिए, हमारा सेकेंड इडियम जो है वो है आपका बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, टू टॉक, टू टॉक। ठीक है ना, इरेलीवेंटली, इरेलीवेंटली। इसका सिंपल अगर हम कह दें तो बेकार की बातें करना।
चलिए, हमको कहना है कि बेकार का बात करना बंद करो, इधर उधर का बात करना बंद करो और सीधे पॉइंट पर आ जाओ, और सीधे पॉइंट पर आओ। आप इधर उधर की बातें मत करो और सीधे पॉइंट पर आओ। हम कैसे इसको लिखेंगे? स्टॉप, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है ना, एंड कम टू द पॉइंट, एंड कम टू द पॉइंट, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या निकलेगा कि आप इधर उधर की बातें ना करें, बेकार की बातें ना करें और सीधे आप पॉइंट पर आ जाए। तो ये बहुत क्लियर हो गया है। बीट ए हैस्टी रिट्रीट का मतलब होता है भाग जाना, और बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है बेकार की बातें करना, इधर उधर की बातें करना। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इडियम कहता है वो कहता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट इडियम ये बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। देखिए बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है? तेजी से। यदि कोई चीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स होता है तो वो चीज तेजी से घटित होता है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है नंबर थर्ड, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है क्विकली, तेजी से। ठीक है ना, इसका हिंदी होगा तेजी से। चलिए, जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखिए तो आपको बाय लीप्स एंड बाउंड का आपको यूज समझ में आ जाएगा। चलिए, इसका हिंदी क्या निकल करके आएगा? हिज हेल्थ इज इंप्रूविंग। उसका जो स्वास्थ्य है, किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, उसका जो स्वास्थ्य है वो तेजी से सुधर रहा है। ठीक है ना, उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। देखिए, ये सेंटेंस आपको ईडीएम के यूज को समझाने में मदद करेगा, और विदाउट सेंटेंस ईडीएम पढ़ने का ना आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। आपको ज्यादा रटना पड़ेगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो आप ईडीएम पढ़ें तो सेंटेंस को आप जरूर कंसीडर करें, सेंटेंस पर आप जरूर विचार करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ईडीएम है डैम्प स्क्वीब। देखिए, डैम्प स्क्वीब क्या होता है? एक वैसा चीज जिसको आपने सोचा था कि ये सफल होगा, लेकिन वो सफल नहीं निकला। ठीक है ना, वो असफल चीज घटना, वो असफल चीज हुआ, वो असफल घटना हुआ। जिस चीज को आपने मान के चला था कि ये चीज अच्छा होगा, वो चीज निराशाजनक निकला। ठीक है ना, तो डैम्प स्क्वीब का मतलब क्या होता है? एक एक डिसअपॉइंटिंग इवेंट, एक वैसा इवेंट, एक वैसी घटना, एक वैसा कार्यक्रम, ठीक है ना, जो कि आपको निराशा दिया। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है डैम्प स्क्वीब। चलिए, हमारा अगला जो इडियम है वो है डैम्प स्क्वीब। डैम्प स्क्वीब का मतलब क्या होता है? ए डिसअपॉइंटिंग। अगर इसको तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए डिसअपॉइंटिंग, ठीक है ना, ए डिसअपॉइंटिंग इवेंट। अगर इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको लिखेंगे निराशाजनक, निराशाजनक घटना। कोई चीज था जो कि आपने सोचा था कि ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो जो है वो निराशाजनक निकला। जैसे कि आप इस चीज को देखें, चलिए आप इस सेंटेंस को देखें तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। कह रहे क्या? इस बर्थडे पार्टी वाज ए डैम्प स्क्वीब। यानी कि लोगों ने सोचा था कि इसके बर्थडे पार्टी में खूब जश्न होगा, लेकिन ऐसा चीज नहीं निकला। उसका जो बर्थडे पार्टी था एकदम निराशाजनक साबित हुआ। चलिए, ये तो डैम्प स्क्वीब की बातें हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? देखिए,
आपने पहले गलती किया और आप अपनी गलती के लिए जो माफी मांगते हैं, ये चीज होता है ईट हम्बल पाई। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम। ये इडियम्स एसएससी के तमाम परीक्षाओं में, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जो परीक्षाएं लेता है और जिसमें इंग्लिश पेपर है, ये सारे के सारे इडियम्स वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एसएससी की जो भी परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से ये ईडीएम के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है ईट हम्बल पाई। चलिए, ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। ईट हम्बल पाई, इसका मतलब होता है, ईट हम्बल पाई का मतलब होता है पछताना। ठीक है ना, टू अपोलोगाइज, इसका मतलब होता है हम ऐसे करेंगे, इसके अर्थ को हम इस प्रकार लिखेंगे, टू अपोलोगाइज, क्षमा मांगना, टू अपोलोगाइज। चलिए, अगर कोई व्यक्ति अगर ईट हम्बल पाई करता है तो वो पछताता है, वो माफी मांगता है, क्षमा मांगना। चलिए, इसे सेंटेंस से बेहतर समझा जा सकता है। चलिए, इसका हिंदी क्या निकलेगा, थोड़ा इसका हिंदी देखा जाए। करे क्या, यस्टरडे ही इंसल्टेड मी, कल तो उसने मुझे अपमानित कर दिया, बट टुडे ही एट हम्बल पाई, लेकिन आज आकर के माफी मांगा। ठीक है ना, तो वो पास्ट टेंस होने के कारण ईट एट में बदल गया, और फिर हम्बल पाई का अर्थ होता है माफी मांगना, पछताना। तो ईट हम्बल पाई बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 6 में, फीदर वंस नेस्ट। देखिए, फीदर वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से पैसे कमाना, बेईमानी पूर्वक पैसे कमाना, बेईमानी पूर्वक धनी बनना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। हमारा नंबर 6 जो इडियम है वो क्या कहता है? फीदर वंस नेस्ट। ठीक है ना, फीदर वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से पैसे कमाना। कैसे लिखेंगे? टू अर्न, ठीक है ना, डिसऑनेस्टली, टू अर्न डिसऑनेस्टली, या टू बिकम रिच, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टू बिकम रिच, टू बिकम रिच डिसऑनेस्टली। इसका हिंदी क्या होगा? ठीक है ना, इसका हिंदी अगर निकालेंगे तो इसका हिंदी ये होना चाहिए, चलिए, गलत तरीके से पैसे कमाना, गलत तरीके से अमीर बनना। ठीक है ना, ये होता है फीदर्स वंस नेस्ट। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, चलिए, ये क्या कह रहा है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ही इज एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है ना, यूजिंग हिज फादर्स नेम। उस पर किस बात का आरोप लगा है? ठीक है ना, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। ही इज एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग हिज फादर्स नेम, है ना, उस पर आरोप लगा है कि उसने अपने पिता के नाम का प्रयोग किया है, पिता के नाम का उपयोग किया है। किस चीज में? टू फीदर वंस नेस्ट, ठीक है ना, गलत तरीके से धनी बनने में, गलत तरीके से पैसे कमाने में। यानी कि वो पिता के नाम से पैसा कमाया है। ठीक है ना, वो ऑनेस्ट वे से पैसे ना कमा करके वो अपने पिता के नाम से पैसे कमाया है। तो ये फीदर्स,
ठीक है ना। फीदर वंस नेस्ट का ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लिया जाए, ठीक है ना। कैसे है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग हिज फादर्स नेस्ट टू फीदर्स हिज नेस्ट। यहाँ वंस के जगह पर हीज आना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ वंस के जगह पर हीज आना चाहिए। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए, हमारा जो इंपॉर्टेंट इडियम से बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है वो है गुड समारिटन। गुड समारिटन का मतलब क्या होता है, किसी मददगार व्यक्ति, किसी सज्जन व्यक्ति को ना गुड समारिटन कहते हैं। एक वैसा व्यक्ति जो किसी डिस्ट्रेस में फंसे हुए व्यक्ति की मदद करता हो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये इडियम है। तो नंबर 7 में हम आते हैं, वर्ड है गुड समारिटन। ये बहुत यूजफुल ये इडियम है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मददगार व्यक्ति, ठीक है ना, ए हेल्पफुल पर्सन, ए हेल्पफुल पर्सन। आप इसको कह सकते हैं मददगार व्यक्ति। चलिए, या इसके लिए एक और भी एक वर्ड है सज्जन, ठीक है ना। किसी सज्जन को आप गुड समारिटन कह सकते हैं। जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए तो, चलिए एक वाक्य क्या कह रहा है कि गांव का मुखिया, ठीक है ना, किसी गांव के मुखिया के बारे में कहा गया है कि गांव का मुखिया सज्जन बनने का ढोंग करता है, हालांकि वो सज्जन नहीं है, जैसा कि ये सेंटेंस बताना चाहता है, ठीक है ना। है तो सज्जन नहीं, लेकिन वो दिखावा में वो सज्जन बनना चाहता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए, गांव का मुखिया, इसको इस तरह से लिखेंगे, द हेडमैन, है ना। मुखिया के लिए वर्ड होता है हेडमैन, द हेडमैन ऑफ द विलेज। चलिए इसको देखा जाए ये कैसे बनेगा, द हेडमैन ऑफ द विलेज। चलिए, ढोंग करने के लिए वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब होता है ढोंग करना, दिखावा करना, प्रिटेंड्स टू बी अ, चलिए सज्जन के लिए क्या वर्ड हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ए गुड समारिटन, ए गुड समारिटन। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो इडियम है वो है ग्रीस वंस पाम। पाम का मतलब हथेली। आप किसी हथेली में तेल लगाते हैं, ग्रीस करते हैं, कुछ लगाते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको घूस देते हैं। देखिए इसको ऐसे याद रखने में आसानी होगा। पाम का मतलब हथेली। आप किसी के पाम में कुछ रगड़ते हैं, तेल वगैरह रगड़ते, ग्रीस रगड़ते, इसका मतलब है कि आप उसको कुछ दे रहे हैं और वो आप घूस दे रहे हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, नंबर 8, ठीक है ना। ग्रीस क्या वर्ड है, ग्रीस। चलिए समवन्स पाम्स, ग्रीस समवन्स पाम्स, इसका मतलब होता है टू ब्राइब। इसका मतलब होता है टू ब्राइब, और ब्राइब का अर्थ होता है घूस देना। अगर आप किसी को ब्राइब करते हैं, आप उसे घूस देते हैं। अगर आप किसी को ब्राइब करते हैं, आप उसको घूस देते हैं। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए तो, चलिए ये सेंटेंस क्या कह रहा है, थोड़ा सेंटेंस को देखा जाए। ही विल नॉट डू योर वर्क, करे क्या, ही विल नॉट डू योर वर्क, वो तुम्हारा काम नहीं करेगा, अनलेस यू ग्रीस हिज पाम्स, जब तक कि तुम उसे घूस नहीं दोगे। तो अगर आप किसी के पाम को ग्रीस करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसे घूस देते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है ए हेयर्स ब्रेथ। हेयर्स ब्रेथ का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई चीज को, बाल, बाल का कितना चौड़ाई है, बहुत कम, है ना, इसका मतलब होता है बाल बाल, ठीक है ना, बाल बाल।
बहुत कम अंतर से, ठीक है ना, जैसे बचने के सेंस में, ठीक है ना, वो दुर्घटना से बाल बाल बच गया, तो बाल की चौड़ाई कितना, बहुत ही कम मार्जिन से, ठीक है ना। ये हेयर्स ब्रेथ को आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो हमारा जो 9 नंबर का हमारा जो इडियम्स है वो क्या कर रहा है, ए हेयर्स ब्रेथ्स, ए हेयर्स ब्रेथ्स। चलिए देखा जाए, आप इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, ठीक है ना, विथ वेरी स्मॉल मार्जिन, विथ वेरी स्मॉल मार्जिन, ठीक है ना, विथ ए वेरी स्मॉल मार्जिन। और इसको अगर सिंपल अगर हिंदी में कहा जाए तो बहुत कम अंतर से या इसको सिंपल भाषा में कहें तो बाल बाल, लेकिन बचने के सेंस में, ठीक है ना, बाल बाल बचने के सेंस। चलिए अब हम आगे बात को इस सेंटेंसेस को क्लियर कर लेते हैं। देखिए तो, ही एस्केप्ड द एक्सीडेंट, ही एस्केप्ड द एक्सीडेंट, इसका हिंदी क्या निकलेगा, वो दुर्घटना से बच गया, ठीक है ना, वो दुर्घटना से बच गया, बाल बाल बच गया, ए हेयर्स ब्रेथ, ए हेयर्स ब्रेथ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नंबर 10 में आते हैं, ऑन द वेन। देखिए यदि कोई चीज अगर ऑन द वेन है, आप ऐसे समझें, यदि कोई भी चीज अगर ऑन द वेन है तो वो गिरावट की ओर है, वो चीज अब फॉल कर रहा है, ठीक है ना, वो गिरावट की ओर है। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। चलिए ऑन द वेन, ऑन द वेन का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल तरीका से समझिए तो हम लिख सकते हैं बिकमिंग, बिकमिंग, ठीक है ना, लेस, ठीक है ना, कोई चीज का धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है, या स्मॉलर, लेस या स्मॉलर। और इसको सिंपल भाषा में अगर हम बताना चाहें तो हम कह सकते हैं गिरावट की ओर। यदि कोई चीज अगर ऑन द वेन है तो वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ जा रहा है, गिरावट की ओर जा रहा है। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस इडियम को देखिए, कह रहा है क्या, उसकी लोकप्रियता गिरावट की ओर है, मतलब वो अब धीरे धीरे कम लोकप्रिय हो रहा है, पहले वो काफी लोकप्रिय व्यक्ति था, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, हिज पॉपुलैरिटी, हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन, हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट जो इडियम है वह क्या है, ए वेट ब्लैंकेट, ठीक है ना। ए वेट ब्लैंकेट क्या होता है, देखिए एक वेट ब्लैंकेट एक ऐसा व्यक्ति होता है ना जो मजा किरकिरा देता है, मजा किरकिराने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। ये अनेक शब्दों के एक शब्द में भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी है, और ये इडियम भी है, ठीक है ना, ये दोनों की तरह काम करेगा। चलिए तो हम चलते हैं, नंबर हमारा 11 जो इडियम है वो क्या कहता है, ए वेट ब्लैंकेट। तो भाई ए वेट ब्लैंकेट कौन होते हैं, ए वेट ब्लैंकेट ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मजाक किरकिरा देते हैं, मजाक किरकिराने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। चलिए कैसे लिखेंगे, ए पर्सन, ए पर्सन हु, ठीक है ना, मार मतलब होता है चौपट कर देना, मार्स जॉयस, ठीक है ना, जो आनंद को चौपट कर दे, जो मजा को चौपट कर दे। इसको हम सिंपल भाषा में लिखेंगे, चलिए ये व्यक्ति है मजा किरकिराने वाला व्यक्ति है। एक व्यक्ति को कोई भी इनवाइट नहीं करता है पार्टी में, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये क्या है, एक वेट ब्लैंकेट है, ये जहां जाएगा मजा बिगाड़ देगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो, नो वन, नो वन इनवाइट्स हिम, इनवाइट्स हिम, ठीक है ना, टू द पार्टी, कोई भी उसको पार्टी में इनवाइट नहीं करता है। कारण बहुत सिंपल है, ही इज जस्ट, ही इज जस्ट ए वेट ब्लैंकेट, ही इज जस्ट ए
वेट ब्लैंकेट। क्यों ऐसा नहीं होता है, लोग उसे पार्टी में इनवाइट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो एकदम मजा किरकिराने वाला व्यक्ति है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो इडियम है, कम हेल और हाई। ठीक है ना, कम हेल और हाई मतलब कि किसी भी कठिन परिस्थिति के बावजूद, किसी भी परिस्थिति के बावजूद अगर कोई चीज अगर हेल और हाई होता है तो वह किसी भी परिस्थिति के बावजूद होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। चलिए कम, हम देखिए ये चीज ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट का क्या मतलब है कि आप इसे यूज कर सकते हैं अथवा आप इसे छोड़ सकते हैं। चलिए कम हेल और हाई, ठीक है ना, डिस्पाइट डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, आप चाहे हेल में हो चाहे हाई में हो, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है, कैसे इसको लिखेंगे, डिस्पाइट, है ना, एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति के बावजूद। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये, कम हेल और हाई। हम आगे बात को बढ़ाते हैं। चलिए हाई एंड ड्राई, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम, ये तो आपको डेली देखिए, ये जितने भी इडियम्स हैं ये केवल इडियम्स ही नहीं है, आपको लैंग्वेज के समझने में ये काफी मदद करेंगे। पहले तो ये समझिए, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे इडियम्स अगर वाक्य में आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है ना, तो वाक्य का हिंदी निकाले बगैर तो हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। हमारा पूरा पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आप ये समझिए कि पूरा का पूरा जो इंग्लिश है किस चीज पर निर्भर करता है, वो हिंदी पर निर्भर करता है। जितना अच्छा आप चीजों का हिंदी निकालिएगा वो चीज उतने अच्छे बनेंगे। पहले तो ये समझ लिया जाए, क्योंकि हम लोग इतने बड़े जीनियस नहीं हैं कि चीज को अंग्रेजी में समझेंगे और अंग्रेजी में जवाब देंगे। तो बस आपको क्या करना है, आपको हिंदी निकालना है। अब आपका इंग्लिश का सक्सेस किस चीज पर डिपेंड करता है, हिंदी निकालने की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप हिंदी निकाल पाएंगे उतना अच्छा वो चीज बनेगा। अब आपका ये सवाल होगा कि हिंदी सुधार कैसे होगा, इसके लिए आपका वर्ड पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। वर्ड पावर का मतलब केवल सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं होता है, वर्ड पावर में आपका इडियम और फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं। ठीक है, अगर इस तरह के, जैसे कि अगर इस तरह का सेंटेंस अगर लिखा हुआ है, नो वन इनवाइट्स हिम टू द पार्टी, कोई उसे पार्टी में नहीं बुलाता है, ही इज जस्ट ए वेट ब्लैंकेट, तो थोड़ा सा एग्जैक्ट मीनिंग निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब तक कि आप इस वेट ब्लैंकेट का अर्थ नहीं जानिएगा, आप मतलब आप जो अर्थ निकालिएगा ना वो एक काम चलाऊ अर्थ निकलेगा, और उससे ना इंग्लिश के सवाल नहीं सॉल्व होने वाले हैं। इंग्लिश के सवाल के लिए आपको हिंदी की ओर जाना होगा, इसके लिए आपको अपना वर्ड पावर मजबूत करना होगा, और इसी इडियम्स क्या है, इसी वर्ड पावर का एक हिस्सा है। चलिए चलते हैं हाई एंड ड्राई। अगर आपको अगर हाई एंड ड्राई छोड़ दिया जाए, इसका मतलब है कि आपको बेसहारा छोड़ दिया गया है। बेसहारा, कोई सहारा नहीं है, कोई मदद देने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हाई एंड ड्राई को हम कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, नंबर 13, ठीक है ना, हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में कहें तो नेग्लेक्टेड। ठीक है ना, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है ना, इसको सिंपल हिंदी में कहें तो बेसहारा, लेकिन किसी व्यक्ति को छोड़ने के सेंस में। अब कोई सहारा आपके पास नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक सेंटेंस इसे देखा जाए ताकि आपको हाई और ड्राई का बेहतर यूज समझ में आ जाए। चलिए तो वाक्य को देखा जाए, क्या कर रहा है, ही वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, इसका हिंदी क्या होगा कि उसे बेसहारा छोड़ दिया गया। ठीक है ना, अब उसको साथ देने वाला कोई नहीं था, उसे बेसहारा छोड़ दिया गया बाय हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों द्वारा। व्हेन ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज मनी, जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए,
यानी कि जब तक पैसे थे तब तक दोस्त थे, जब पैसे खत्म हो गए तो दोस्त द्वारा उसे बेसहारा छोड़ दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये इडियम है, हाई एंड ड्राई। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो हमारा जो नंबर जो 14 है, सॉरी, वो है बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है ना, बाय हुक और बाय क्रुक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, ये बहुत टॉप क्लास का ये इडियम है। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरह से, जैसे भी हो, ठीक है ना, किसी भी तरह से जैसे भी हो, है ना। चाहे साम दाम जो होता है ना, जो साम दाम दंड भेद, तो उसका अंग्रेजी क्या होता है, बाय हुक एंड बाय और बाय क्रुक, चाहे जैसे भी हो, ठीक है ना, सीधा नहीं तो टेढ़ा ही सही। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है नंबर 14, बाय हुक और बाय क्रुक, सीधा नहीं तो टेढ़ा से ही, लेकिन होगा वो जरूर, ठीक है ना, किसी भी तरीके से, ठीक है ना। बाय एनी मीन्स, तो कैसे लिखेंगे, बाय एनी मीन्स, चाहे जैसे भी हो। चलिए, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से ये बात कहना है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक। जैसे आप इस वाक्य को देखें तो, चलिए ये वाक्य क्या कह रहा है, पहले वाक्य को समझा जाए। करे क्या, आई विल एग्जैक्ट मनी फ्रॉम यू, मैं तो तुमसे पैसा निकाल ही लूंगा। एग्जैक्ट मतलब होता है ना कि बलपूर्वक ले लेना, ठीक है ना, मैं तो तुमसे पैसा ले ही लूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जैसे भी हो, चाहे आप तुम सीधा साधा पैसा दे दो, और नहीं तो मुझे अपने तरीके से पैसा निकलवाने आता है। ये वाक्य का क्या मतलब है कि मैं तुमसे पैसा तो ले ही लूंगा, चाहे जो भी तरीका हो, ठीक है ना, चाहे जो भी तरीका मुझे लगाना पड़े पैसा लेने के लिए। एग्जैक्ट का मतलब यहां पर क्या होगा, एग्जैक्ट यहां पर वर्ब है, और एग्जैक्ट का मतलब होता है बलपूर्वक ले लेना, ठीक है ना, बलपूर्वक ले लेना, ये एग्जैक्ट होता है। अगर कोई चीज को अगर आप एग्जैक्ट करते हैं तो आप उससे जबरदस्ती ले लेते हैं। चलिए, तो बहुत ये इंपॉर्टेंट इडियम रहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सीट ऑन द फेंस। सीट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको देखा जाए। देखिए, अगर आप सीट ऑन द फेंस है, आप चार दीवारी पर जाकर बैठ गए हैं और तमाशा देख रहे हैं, मतलब आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। फेंस का मतलब चार दीवारी होता है, और चार दीवारी पर बैठ करके कोई क्या करता है, नजारा देखता है, लेकिन वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, ठीक है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है सीट ऑन द फेंस। सीट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, टू स्टे न्यूट्रल, टू स्टे न्यूट्रल, मतलब कि किसी का पक्ष नहीं लेना, उदासीन रहना, ठीक है ना, किसी का पक्ष नहीं लेना, नहीं लेना, तटस्थ रहना, इसका मतलब ये हुआ। चलिए, जैसे कि कोई मुद्दा होता है, कोई मुद्दा पर ना कुछ लोग है ना तटस्थ रहते हैं, वो भाग नहीं लेते, किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सम पीपल सिट ऑन द फेंस, सम पीपल सिट ऑन द फेंस, ठीक है ना, ओवर द इशू, यानी कि वो किसी साइड का वो पक्ष नहीं लेते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। 16 क्या है, स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होता है कि हुआ कुछ भी नहीं और बवाल बहुत मच गया, ठीक है ना, हो हल्ला, हो हल्ला, जरा सी बात पर जो बवाल होता है ना, वो कहलाता है स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है ना। मतलब कि चाय के कप में ना तूफान आ गया, चाय का कप में तूफान, इसका मतलब क्या है कि कोई बात हुआ नहीं और हल्ला बहुत ज्यादा मच गया। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है स्टॉर्म
कैसे हम लोग देख रहे हैं, स्टॉर्म इन ए टी कप। चलिए इसको हम ईडीएम का जवाब ईडीएम से ही देते हैं, ईडीएम का जवाब ईडीएम से ही होगा, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मच आडू। देखिए इसको आडू पढ़ते हैं, मच आडू अबाउट नथिंग, ठीक है ना, मच आडू अबाउट नथिंग, यानी कि बेकार का हो हल्ला, जरा सी बात पर बवंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, ठीक है ना, स्टॉर्म इन ए टी कप। चलिए देखते हैं फॉर ए सॉन्ग का क्या मतलब है। हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वह है फॉर ए सॉन्ग। फॉर ए सॉन्ग का मतलब क्या होता है ना, सस्ते में। यदि कोई चीज को अगर आप खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना, बहुत सस्ते में, तो आप उसको फॉर ए सॉन्ग करते हैं। तो इसका साइनो क्या होगा, चिपली, है ना, सस्ते में। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, चलिए हिंदी क्या निकलना चाहिए इसका, ही सोल्ड हिज हाउस, क्या निकालेंगे, ही सोल्ड हिज हाउस, उसने अपने घर को बेच दिया, कैसे, फॉर ए सॉन्ग, बेहद कम दाम पर, सस्ते में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कर क्या, ऑफ द फर्स्ट वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट है ऑफ द फर्स्ट वाटर है, नंबर 18, ऑफ द फर्स्ट वाटर। देखिए अगर ये किसी व्यक्ति के लिए अगर इसका प्रयोग किया जाए, तो ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है यूनिक, अपने किस्म का एक, लेकिन गलत मामलों में। ये ये जो इडियम है ऑफ द फर्स्ट वाटर, ये हीरा और मोती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका मतलब होता है ना उच्च गुणवत्ता वाला, जिसमें काफी ज्यादा चमक हो। लेकिन हम इस वीडियो सेशन में बात करेंगे, ऑफ द फर्स्ट वाटर का प्रयोग करेंगे पर्सन के लिए। यदि कोई पर्सन ऑफ द फर्स्ट वाटर है, इसका मतलब है कि वो यूनिक है, वो अजूबा है, लेकिन कुछ गलत मामलों में, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या है, हम नोट करेंगे। इसका सिनोनिम्स होगा यूनिक, यूनिक, ठीक है ना, मतलब कि लीक से हटकर, अजूबा आप ऐसे समझिए, अपने किस्म का एक, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। यूनिक का अर्थ क्या होता है, अपने किस्म का एक, अपने किस्म का एक। यदि कोई व्यक्ति है जो कि ऑफ द फर्स्ट वाटर है, तो अपने किस्म का एक है, लेकिन कुछ गलत मामलों में। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, आप इस तरह के हिंदी आप देखते होंगे। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, वह एक नंबर का उबाऊ व्यक्ति है, मतलब उसके जैसा कोई उबाऊ व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहने का तात्पर्य है। हम इसको कैसे लिखेंगे, ही इज ए, ठीक है ना, बोर, बोर का मतलब होता है उबाऊ व्यक्ति, ही इज ए बोर। चलिए एक नंबर का मतलब उसके जैसा कोई नहीं, है ना, वो यूनिक है इस मामलों में। तो ऑफ द, ही इज ए बोर ऑफ द फर्स्ट वाटर, ही इज बोर ऑफ द फर्स्ट वाटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, तो इन कोल्ड ब्लड, ठीक है ना। देखिए कोल्ड ब्लड का जो यूज होता है ना, वो मर्डर के, हत्या के सेंस में होता है, और इसका मतलब होता है नृशंस रूप से हत्या करना, ठीक है ना, नृशंस हत्या, जिस हत्या में किसी तरह का दया नहीं दिखाया गया हो, उसको कहते हैं कोल्ड ब्लड मर्डर, ठीक है ना। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जानबूझकर। इन कोल्ड ब्लड का मतलब हम सिनोनिम्स क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, डेलिबरेटली। यदि कोई आप हत्या जैसा कोई काम करते हैं और जानबूझकर करते हैं, निरसंस वे में करते हैं, तो आप उसको कोल्ड ब्लड वे में करते हैं, ठीक है ना। चलिए जानबूझकर, ठीक है ना, निरसंस, निरसंस, ठीक है ना, लेकिन हत्या के सेंस में, ठीक है ना, हत्या के सेंस में। जैसे कि अगर मैं कहूं कोल्ड ब्लड मर्डर, जैसे कि आपने कभी हिंदी सुना होगा,
आपने कभी हिंदी सुना होगा निरसन सत्य। निरसन सत्य का तब इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पर इन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इतना लिख सकते हैं, वो क्या होगा, कोल्ड ब्लड निरसंस हो गया, ठीक है ना। और हत्या के लिए आप समझ रहे हैं, है ना, कोल्ड ब्लड मर्डर होता है निरसन सत्या। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वो है ऑड्स एंड इंड्स। देखिए यदि कोई चीज अगर ऑड्स एंड इंड्स है तो वो महत्वहीन चीज है ना, छोटी छोटी चीजें हैं और वो महत्वहीन है। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट जो इडियम है इस वीडियो सेशन का वो है ऑड्स एंड इंड्स। देखिए ऑड्स एंड इंड्स का मतलब क्या होता है कि बहुत मामूली और छोटी चीजों को ना ऑड्स एंड इंड्स का, ठीक है ना। इसके लिए लिख सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट, स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये कहलाता है ऑड्स एंड इंड्स, ठीक है ना। मतलब छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी महत्वहीन चीजें, ये कहलाते हैं ऑड्स एंड एंड्स। जैसे कि कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स है, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो द बॉक्स इज, द बॉक्स इज फुल ऑफ ऑड्स एंड एंड्स। इसका मतलब है कि कोई बॉक्स है, कोई बक्सा है और वो छोटी छोटी और वो अनावश्यक चीजों से भरी हुई है। तो बच्चों हमारा ये जो इडियम्स का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये तो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ ये आपको लैंग्वेज को भी समझने में काफी मदद करेंगे। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए सारी इडियम्स का। चलिए बीट हैस्टी रिट्रीट का मतलब होता है बच के निकल जाना, भाग जाना। चलिए बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, इधर उधर की बातें करना, बेकार की बातें करना, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, तेजी से, है ना, दिन दुना रात चौगना। हिंदी में कैसे मुहावरा होता है, दिन दुना रात चौगना, तो उसका भी मतलब होता है तेजी से। वही इंग्लिश में है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। चलिए ए डैम्प स्क्वीब, ए डैम्प स्क्वीब क्या होता है, डैम्प का मतलब समझते हैं, जहां पर सर्द लग जाता है ना, आर्द्र आर्द्र जगह को ना डैम्प कहते हैं। अब जो स्क्वीब है ना वो डैम्प हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो आप अच्छा सोच के चले थे वो चीज निराशाजनक निकल गया, तो डैम्प स्क्वीब निकला। चलिए हीट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है कि आपने पहले गलती किया, इसके बाद आपने क्षमा याचना किया, ठीक है ना, अपोलोगाइज किया, तो ये आपने ईट हम्बल पाई किया। फीदर वंस नेस्ट का क्या मतलब होता है, आप गलत तरीके से, डिजॉनेस्ट वे से आप पैसा कमाते हैं तो आप उसको फीदर वंस नेस्ट करते हैं। चलिए बहुत एक इंपॉर्टेंट इडियम है गुड समारिटन। गुड समारिटन का मतलब क्या होता है ना, किसी भला मानस सज्जन व्यक्ति को ना गुड समारिटन कहते हैं। एक वैसा व्यक्ति जो किसी की मदद करे वो गुड समारिटन कहलाता है। चलिए ग्रीज वंस पाम का मतलब क्या होता है, पाम हथेली, आप किसी हथेली में कुछ लगाते हैं, मतलब आप उसको एक तरह से भूस देते हैं। याद करने का ये सब वे है जिससे कि आपको ये चीज सरलता से याद हो जाएगा। चलिए हेयर्स ब्रेथ का मतलब क्या होता है, बाल, एकदम बाल का चौड़ाई कितना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, नगन बाल, बाल 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 बचने के सेंस में हम इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10 इडियम क्या है, ऑन द वेन। देखिए यदि कोई चीज अगर ऑन द वेन है यानी कि वो चीज गिरावट की ओर है, अब वो फॉल कर रहा है, अब वो खत्म हो रहा है, ठीक है। चलिए ए वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, एक वैसा व्यक्ति जो मजा किरकिरा दे वो वेट ब्लैंकेट होता है। आइए देखते हैं कम, हेल और हाई, किसी भी परिस्थिति में किसी भी सिचुएशन में ये होता है, ठीक है ना, हेल और हाई। चलिए आते हैं हमारा जो नेक्स्ट इडियम है, हाई के साथ वाटर भी है, कम हेल और हाई वाटर भी है। चलिए अब आते हैं हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को बेसहारा छोड़ दिया है, इसके लिए इडियम है हाई एंड ड्राई है। चलिए बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या होता है, जैसे भी हो, ठीक है ना, सीधा से बात नहीं बने तो टेढ़ा से ही, वो बाय हुक और बाय क्रुक होता है। चलिए सीट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, आप चारदीवारी पर बैठ गए हैं और आप नजारा देख रहे हैं, मतलब आप किसी के तरफ से नहीं बोल रहे हैं, आप तटस्थ हैं, ये इंपॉर्टेंट इडियम है सीट ऑन द हाई फेंस या सीट ऑन द फेंस। चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो क्या है, स्टॉर्म इन द टी कप।
स्टॉर्म इन टी कप का मतलब क्या होता है कि वो क्या कहते हैं, मतलब एक कुछ हुआ नहीं और बवाल बहुत मच गया, ये चीज होता है स्टॉर्म इन टी कप। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो इडियम है फॉर ए सॉन्ग। फॉर ए सॉन्ग का मतलब क्या होता है? फॉर ए सॉन्ग का मतलब होता है सस्ते में कम कीमत पर, ये फॉर ए सॉन्ग होता है। चलिए इसके बाद है ऑफ द फर्स्ट वाटर, इसका मतलब होता है यूनिक, पर्सन के सेंस में यूनिक और गलत मामलों में, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ऑफ द फर्स्ट वाटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? जानबूझकर निरसंस तरीके से लेकिन किसी व्यक्ति की हत्या करने के अर्थ में। और ऑड्स एंड इंड्स का मतलब होता है छोटी छोटी और महत्वहीन चीजें। तो बच्चों मैं समझता हूं कि ये हमारा जो है वो पूरा ये ईडीएम का जो सेशन है वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए आपको ये सेशन कैसा लगा आप अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। चलिए आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।